Assalamu alaikum. My name is Adnan Jaskani. I am founder and CEO on Anfal Academy Quetta, and you are watching me on Voice of Balochistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Adnan Jaskani. I am founder and CEO on Anfal Academy Quetta. बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन लॉन्च हुआ था, पिछले 12 सालों से काम कर रहे हैं और इसका बेसिक फोकस ये था कि कैसे यूथ को एम्पावर किया जाए थ्रू क्वालिटी एजुकेशन से। हमने बेसिकली प्लान बनाया था कि CSS PCS कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के हवाले से, और दूसरा ये हम चाह रहे थे कि यूथ जो है बलूचिस्तान की पर्टिकुलरली बलूचिस्तान में यानी पाकिस्तान में उनका कैरियर बने और पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड कैरियर बने। तो 2 कैरियर्स बनाने के हवाले से हमने इस एकेडमी को लॉन्च किया था और कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स भी यहाँ पे होते रहते हैं। तो बेसिकली हमारा एम ये था कि कैसे एम्पावर हो यहाँ की यूथ और अपना रोल प्ले करे कंट्री की डेवलपमेंट में। आई एम अ सन ऑफ अ सॉइल, यहीं पैदा हुई है, पैदाइश यहीं पे हुई है। उसके बाद स्कूलिंग तमिलनो स्कूल से मैट्रिक किया, उसके बाद कॉलेज भी तमिलनो कॉलेज से पढ़ा, फिर साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से। फिर मैंने फील किया कि जिस सब्जेक्ट में मैंने मास्टर्स किया फ़िज़िक्स में, मैं उसके अलावा भी एप्टीट्यूड रखता हूँ। तो फिर मैंने डबल मास्टर्स किए MA इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से। उसके बाद ये जर्नी चलती रही, ना ख़त्म होने वाली जर्नी चलती रही, और ये अब यहाँ तक पहुँची कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन तक पहुँच गई और इंटरनेशनल रिकग्निशन तक पहुँच गई। और बलूचिस्तान में जितनी रिकग्निशन मिली है फॉर द लास्ट 12 ईयर्स, वो ये जर्नी वहाँ तक पहुँची है उस एजुकेशन बैकग्राउंड के हवाले से। मेरा एक्सपीरियंस तो टीचिंग का पिछले तकरीबन 20 सालों से है। बिकॉज व्हेन आई वाज स्टूडेंट और मैं तामीर कॉलेज में FSC का स्टूडेंट था, एट दैट टाइम आई स्टार्टेड टीचिंग लैंग्वेज सेंटर्स में। कोयटा के एक मिजाज है, आपको पता है, हम लैंग्वेज सेंटर्स में टीचिंग करते रहे हैं। और उस वक्त जब मैं टीचिंग कर रहा था तो अपने कोलीग्स यानी अपने क्लास फेलोज़ की भी मैं टीचिंग करता था। तो वहाँ से ट्यूशन्स पढ़ाकर और लैंग्वेज सेंटर से पढ़कर जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से उठकर हमने जो है ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। और वो टीचिंग प्रोफेशन जो है उसको एज ए पैशन लिया है। मैंने बेसिकली टीचिंग प्रोफेशन को एज ए पैशन इस वजह से लिया है क्योंकि मैं पर्सनली फील कर रहा था कि टीचिंग जो है वो पैशन के बगैर नहीं हो सकती। अगर टीचिंग में पैशन नहीं है तो फिर टीचिंग नहीं है। तो इस वजह से ये पैशन था और उस पैशन को मैं लेकर चला, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जितनी भी रिकग्निशन और जितनी भी जो पजीराई मिली है वो उसी पैशन की बेस पर मिली है। असल में मैं फील कर रहा था कि बलूचिस्तान में करियर काउंसलिंग का जो एरिया है ये बहुत ही इसमें गुंजाइश है काम करने की। और हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस बेतहाशा हैं और टीचर्स भी हैं बहुत, लेकिन स्टूडेंट्स को कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और इस वजह से मैंने ये सोचा कि ये करियर काउंसलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है, ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान लेवल पर। और करियर काउंसलर्स की कमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वजह यह है कि नौजवान जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उनका एप्टीट्यूड होता है या नहीं होता, उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ ये ख़ित्ता जो बलूचिस्तान का है, इसमें गवर्नमेंट जॉब का एक बहुत बड़ा क्रेज़ है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ना होने के बराबर है। ये बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहा है। तो मैं पर्सनली फील कर रहा था कि हमारी नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप्स के हवाले से, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हवाले से और स्टडी अब्रॉड के हवाले से और यहीं पर अपने कैरियर को बेहतर तरीके से ग्रूम करने के हवाले से और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के हवाले से कुछ पता चले। क्योंकि हमारा नौजवान बेसिकली वो कंफर्ट जोन के अंदर रहना पसंद करता है। तो मैं ये पर्सनली फील कर रहा था कि इनको एक प्रॉपर काउंसलिंग हो, और उसके हवाले से फिर डेफिनेटली हमने इस पर काम भी किया बाकायदा और रिसर्च की। रिसर्च बेस्ड के बाद जो है काउंसलिंग के शोबे को अपनाया। जहाँ तक मोटिवेशनल स्पीकर का ताल्लुक है, तो मोटिवेशन की तो हर इंसान को हर वक्त ज़रूरत होती है। बलूचिस्तान की यूथ को मोटिवेशन की एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि बलूचिस्तान में एक एहसास महरूमी शुरू से पाया गया है और नौजवानों में ये चीज़ ज़्यादा है, और अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से
वो हमेशा से ये क्लेम करते रहते हैं और ये गिला करते रहते हैं कि जी हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली, हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। मैंने ये सोचा कि नहीं, इनके अंदर एक मोटिवेशन का फैक्टर होना चाहिए। और मैं अपनी टीचिंग के अंदर भी, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, यहाँ पे जितने रिसोर्स पर्सन हैं उनके अंदर भी मैंने अपने हमेशा से मोटिवेशन को जो है वो फ़रोग़ दिया है और उनके अंदर एक मोटिवेटेड जो है सोल डेवलप करने की कोशिश की कि वो भी मोटिवेटेड हों और अपनी कंट्री के लिए बेहतरीन काम कर सकें। हम ये समझते हैं कि दो चीज़ें जब तक हमारे नौजवानों में या हमारे बलूचिस्तान के लोगों में नहीं होंगी तब तक ये कामयाब नहीं हो सकते। एक मोटिवेशन, दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेटेड तो हो जाते हैं लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ना होने की वजह से अपने उस प्लान को वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। तो बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर बनने के पीछे और इंस्पायरेशनल स्पीकर बनने के पीछे जो मेरा जो एम था, विज़न था, वो विज़न यही था कि हमारे नौजवानों में पॉजिटिविटी पैदा हो और वो ना सिर्फ अपने सूबे के लिए बल्कि अपने मुल्क के लिए और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो अपना नाम पैदा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 10 years थाउजेंड्स स्टूडेंट्स यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं और अब सिविल सर्विसेज में अपनी कारकर्दगी जो है बेहतरीन तरीके से अपनी जो है एबिलिटीज़ को जो है वो काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरे कई स्टूडेंट जो है 1000 प्लस के करीब जो है वो स्टडी अब्रॉड करके यानी आइल्स पढ़कर अब्रॉड जाके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अपने जो है वो अपने सलाहियतों का जो हर जगह दिखा रहे हैं। असल में अचीवमेंट्स तो मैं बिलीव करता हूँ कि अचीवमेंट्स तो ये होती हैं कि जो पब्लिक आपको देती है, लेकिन ऑफ कोर्स रिकग्निशन, अवार्ड्स डस काउंट और इसमें कोई शक नहीं है कि अवार्ड्स की एक वैल्यू होती है। आपके अंदर एक मोटिवेशन जो है वो डेवलप होती है, आप मोटिवेटेड हो जाते हो जब आपको रिकग्निशन या अवार्ड्स मिलते हैं और आप अपना काम और तेज़ी से कर रहे होते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जर्नी के बाद जो है वो 2016 में मुझे साटा इनोवेशन अवार्ड मिला और वो एशिया में 30 लोगों को मिलता है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉमिनेशन हुई थी। वो फर्स्ट इन्वेंशन टू इनोवेशन था 2016 में। उसके अलावा 2018 में मुझे बलूचिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड मिला और रिकग्निशन जो है वो ही एजुकेशन फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और उसके बाद रिकग्निशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मिली है, ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से रिकग्निशंस मिली हैं और बलूचिस्तान में मैं वाहिद ब्रिटिश काउंसिल का सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ जो इस वक्त आइल्स के स्टूडेंट्स को और CSS PCS के इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन के लिए जो है वो स्टूडेंट्स की जो है रहनुमाई कर रहा हूँ। तो मैं बिलीव करता हूँ कि ये रिकग्निशन तो एक तरफ, लेकिन जो मोहब्बत और प्यार यहाँ के लोगों का और मेरे स्टूडेंट्स का और यहाँ से पढ़ने वालों का, उनके दिलों में जो मेरी मोहब्बत है वो सबसे बड़ी रिकग्निशन है और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और वो मेरी जो है वो सोल के अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करती है और मैं उससे बहुत ज़्यादा खुद मोटिवेटेड रहता हूँ। अनफाल एकेडमी का जो विज़न था मेरा वो यही था, क्योंकि मैं पर्सनली फील कर रहा था कि बलूचिस्तान में CSS PCS और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से कोई ऐसा इदारा होना चाहिए। 2008 में मेरा विज़न ये था, क्योंकि मैंने 2006 में आइल्स खुद किया था एंड बलूचिस्तान में मैंने टॉप किया था और मेरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर थे उस वक्त बलूचिस्तान में। तो उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप पे इंग्लैंड में जो है वो स्कॉलरशिप मिल रही थी, MPhil लीडिंग टू PhD। लेकिन उस विज़न को मैंने कुर्बान किया अपनी इस जो है अपने सूबे के लिए और अपने इस यहाँ के लोगों के लिए और अपनी इस धरती और ज़मीन के लिए। वो विज़न ये था कि यहाँ पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया जाए कि जो यहाँ के लोगों के लिए काम कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद उसी कुर्बानी और विज़न की वजह से आज जो है वो अनफाल एकेडमी ना सिर्फ बलूचिस्तान लेवल पे बल्कि पाकिस्तान लेवल पे जाना जाता है और इवन इंटरनेशनल लेवल पे लोग जो है वो मेरे स्टूडेंट्स हैं दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ से अनफाल एकेडमी से वो बेनिफिट फ़ायदा उठा रहे हैं और जो है ना सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं बल्कि उनका जो है वो अपना जो मोटिवेशन का फैक्टर है उनकी लाइफ में, वो भी एक वैल्यूज़ ऐड हो रही है उसमें। क्योंकि अनफाल बेसिकली अनफाल को बनाने का जो एम था वो यही था कि बलूचिस्तान के यूथ को एम्पावर किया जाए थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। फिर हमने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स किए, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स की, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पर। उसके अलावा स्टूडेंट के अंदर एक जो है कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप किया। यहाँ से स्टूडेंट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहे, अच्छी पोजीशंस पे पहुँच गए। अभी इस वक्त बलूचिस्तान में जितनी फ़ीमेल ऑफिसर्स आपको नज़र आ रही हैं
वो मोस्टली अनफाल की प्रोडक्ट है। और इसी तरह इस अनफाल के और अचीवमेंट्स में बेतहाशा स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जा चुके हैं और अपने मुल्क का, ना सिर्फ अपने सूबे का बल्कि मुल्क का और अपने अपने जो है पेरेंट्स का और टीचर्स का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये विज़न था अनफाल का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत मोमेंटम पकड़ चुका है और फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि ये बलूचिस्तान में एक अपना बहुत बड़ा इनपुट डाल भी चुका है और आगे भी डालेगा, और हम इस विज़न को लेकर आगे भी जाएंगे। बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि सक्सेस इज़ नॉट अ जर्नी, सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। तो ये कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। तो ये जितनी ज़्यादा चलेगी उतना ज़्यादा ये बेनिफिट देगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 इयर्स का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ब्राइट रहा और उस एक्सपीरियंस से हमने बहुत कुछ सीखा, और सीखने के बाद अब हम और बेहतर इसको करते जा रहे हैं दिन ब दिन। ये क्वेश्चन मुझसे डिफरेंट फोरम्स पे डिफरेंट लोग पूछ चुके हैं। एजुकेशन सेक्टर में फ्लॉज आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग समझते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। कुछ ये कहते हैं कि जी टीचर्स का कसूर है, कुछ ये कहते हैं करिकुलम ठीक नहीं है, कुछ ये कहते हैं प्लान ठीक नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग है। हर सेक्टर के अंदर आपको बड़े पॉजिटिव, बड़े मोटिवेटेड और बहुत काबिल लोग मिलेंगे इस वक्त भी एजुकेशन के अंदर। मैंने क्योंकि एजुकेशन को बहुत करीब से देखा है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स को, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। मेरा खुद एक MOU भी साइन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ, कैरियर काउंसलिंग अवेयरनेस सेशन, जो फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए CSR के हवाले से हमने किया था। मैंने ये पर्सनली फील किया है कि बलूचिस्तान के अंदर एजुकेशन सेक्टर के जो मसाइल है वो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। और उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये वाला एक इशू है। पॉलिटिसाइज बहुत ज़्यादा है हमारी एजुकेशन सिस्टम। उसमें पॉलिटिसाइज होने की वजह से जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता, क्योंकि राइट पर्सन राइट जगह पर नहीं बैठा होगा तो डेफिनेटली आपको पता है पूरी इमारत गिर जाएगी। ये हमारी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा, हमारी एजुकेशन का जो प्रॉब्लम रहा है वो ये रहा है कि जो बलूचिस्तान का बेल्ट है, इसमें हमारे यहाँ कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा नहीं गया। हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में कभी भी जो है वो पब्लिक स्पीकर्स को नहीं बुलाया गया, इनविटेशन नहीं दी गई, और वो जो प्रोफेसर हजरात हैं वो जो है वो कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कोर्स कंटेंट पे, कि कोर्स ख़त्म हो जाए, कोर्स कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो क्रिएटिविटी है, जो इनोवेशन है, उस पर काम नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये हुआ कि डिग्रीज़ तो ले ली लोगों ने, और डिग्रीज़ लेने के बावजूद भी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो है उस तरह कामयाब नहीं हो पाए। तो मैं फील करता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को, चाहे वो बलूचिस्तान का हो पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फ्लॉज हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो है वो प्रोविंस के, बलूचिस्तान की एजुकेशन को जो है वो बेहतर करने के लिए हमें मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करना पड़ेगा, और एक जो है कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना पड़ेगा मुख्तलिफ़ इदारों और मुख्तलिफ जो इससे लिंक्ड हैं। और दूसरा ये, हमें पॉलिसी पे बहुत काम करना पड़ेगा और रिसर्च बेस्ड काम करके इनोवेशन जो है वो लानी पड़ेगी। और पुराने जो तरतीब है जिस पर पुराने दौर पे सारी चीज़ें चल रही थी, कोर्स कंटेंट के अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ों को, कॉन्फिडेंस लेवल, स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। तब जाके ये बलूचिस्तान की एजुकेशन जो है ग्रो भी कर सकती है, और इसमें डेफिनेटली फिर इसमें बेहतरी आ सकती है। डिसअपॉइंटमेंट की बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। उसमें एक तो ये है कि बलूचिस्तान में ऑफ कोर्स नो डाउट इसमें कि वो अपॉर्चुनिटी उस तरह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली फील करता हूँ कि फिर देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ अपॉर्चुनिटी। यूथ के अंदर वो टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये है। और अपॉर्चुनिटी ना होने की भी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का जो हमारा ख़ित्ता है इसमें पॉपुलेशन कम है, एरिया वाइज बहुत ज़्यादा है। तो हमारे एरिया जो ज़्यादा होने की वजह से ना जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट टीचर्स के साथ, इदारों के साथ इतने जो है वो मुंसलिक नहीं रह पाते, और टीचर्स भी कोई किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, क्योंकि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में लोग काम कर रहे हैं, तो जो है कम्युनिकेशन गैप रह जाता है उनके साथ मिलाप का। ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के एजुकेशन में जो है वो प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। यूथ मायूस इस वजह से है क्योंकि ऑफ कोर्स नंबर ऑफ़ यूथ जो है वो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रही है, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा प्लान नहीं है, सॉलिड प्लान, कि जो प्रैक्टिकल प्लान हो।
अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ से और कॉलेजेस से जो यूथ ग्रेजुएशन या मास्टर्स करके निकल रही है, ये यूथ कहाँ जा रही है? मार्केट में तो प्राइवेट सेक्टर ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं फॉर द लास्ट 12 ईयर्स, तो हम ये देख रहे हैं कि जो कमीशन के थ्रू पोस्टें आती हैं वो तो लिमिटेड आती हैं। 10,000 अपीयर हो रहे हैं, तो उसमें से चंद लोगों को 50-60 को जॉब मिलेगी। अब जो बाकी लॉट है, डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं तो अकोमोडेट होना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप्स के हवाले से सोचना पड़ेगा और भी एरियाज़ पे काम करना पड़ेगा, जिस पे हो भी रहा है कुछ काम। लेकिन ये कि इसको बहुत सीरियस बुनियादों पर स्टेट को, गवर्नमेंट को इस पर सोचना पड़ेगा कि अगर हमने एंटरप्रेन्योरशिप्स के हवाले से और जो है ऐसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से अगर हमने बहुत सीरियस एक्शंस ना लिए, तो ये मायूसी और बढ़ेगी। और मुझे ख़दशा ये है कि ये मायूसी बढ़ने से फिर और ज़्यादा क्राइम्स और जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो जन्म लेते हैं। तो हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा एक तो शफ़क़त की ज़रूरत है, क्योंकि मायूसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में जो है गिरफ़्तार हुई है। एक तो शफ़क़त की, और दूसरी बात ये है कि रहनुमाई की ज़रूरत है। तो हमारी गवर्नमेंट को, स्टेट को डेफिनेटली जो है इस पर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और जो ओपिनियन लीडर्स हैं, जो इससे लिंक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं तमाम, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, पब्लिक सेक्टर के हों, इन सब को अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, ताकि वो यूथ के अंदर एक तो मोटिवेशन लाए, और मोटिवेशन सिर्फ बातों से ना हो, प्रैक्टिकल जो है स्टेप्स से वो जो है मोटिवेशन उनके अंदर आए, ताकि उनकी मायूसी दूर हो। बलूचिस्तान में क्योंकि CSS PCS पे हम काम करते रहे हैं, और ऑफ कोर्स इसी वजह से हमें अवार्ड भी मिले हैं और रिकग्निशन भी मिली है। CSS PCS का बहुत ज़्यादा स्कोप है। रिसेंटली इस वक्त 49 सीट्स जो है वीकेंट है बलूचिस्तान की CSS में, मेल फीमेल माइनॉरिटी की मिलाकर। और भी सीट्स डेफिनेटली अगर कोई क्वालिफाई नहीं करता तो और भी सीट्स होती हैं। इसकी बहुत बुनियादी वजूहात हैं। बुनियादी वजूहात ये है कि हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं CSS PCS प्रिपरेशन करने, उनकी बेसिक एजुकेशन बहुत वीक होती है। ग्रेजुएशन या मास्टर्स उन्होंने जिस सब्जेक्ट में किया होता है, वो बहुत वीक एकेडमिक बैकग्राउंड से हमारे पास आते हैं। तो हमें तो सबसे पहले उनकी पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन या उनकी जो बेस है उस पर काम करना पड़ता है। फिर बेस के बाद जो है वो जो है फिर जाके वो भी CSS के काबिल होते हैं या PCS के काबिल होते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो यूथ जो है वो उनका टैलेंट वेस्ट इस वजह से हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट हंट का कोई प्लान नहीं है एज सच। हमारे यहाँ क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर हैं, और प्राइवेट सेक्टर के अपने महदूद रिसोर्सेज होते हैं, उसके अंदर तो हमने अपनी कैपेसिटी में जितना बलूचिस्तान के अंदर इनपुट देना तो वो हम दे रहे हैं अभी भी। लेकिन ये कि ये बहुत बेहतर हो सकता है अगर गवर्नमेंट के लेवल पर इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इस किस्म की पॉलिसीज़ पे जल्दी से जो है वो अमल किया जाए, ताकि हमारे जो नौजवानों में मायूसी पाई जा रही है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हवाले से, और ये जो वीकेंड स्लॉट हैं बलूचिस्तान की 49, इसको हम जल्दी से फिल कर सकें। और बलूचिस्तान में जो CSS PCS का मैं बताते चलता हूँ थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी। हमारे यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एक बहुत बड़ा क्रेज़ है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, और क्रेज़ होने की बड़ी वजूहात ये है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो ना होने के बराबर है। CSS PCS CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज और PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हैं। बेसिकली ये जो CSS PCS का एग्ज़ाम है, इसमें थोड़ा बहुत मैकेनिज़्म तो थोड़ा चेंज है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक ही टाइप का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम इस तरह है कि आपने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, और आपकी मिनिमम एज बलूचिस्तान के लिए वो CSS में 30 ईयर्स है, लेकिन अगर कोई लोकल है या गवर्नमेंट सर्विस उसने की है 2 साल तक, तो उसके लिए 32 ईयर्स एज है। अब तो 43 ईयर्स PCS की एज CM साहब की जो है वो रिकमेंडेशन पर 43 ईयर्स तक कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है PCS के लिए बलूचिस्तान में। तो CSS PCS दोनों में स्कोप है। CSS में तो वीकेंड स्लॉट है, तो उसको फिल करने के लिए हमारे नौजवान जिनकी एज जो है वो फुलफ़िल करते हो जो एज रिक्वायरमेंट है उसको, और ग्रेजुएशन हो एटलीस्ट 2nd डिव में, और अगर उनकी 3rd डिव है तो फिर मास्टर्स एटलीस्ट 2nd डिव में हो। ये प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है CSS PCS के लिए बलूचिस्तान में। अब उसमें ये है कि अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो क्वालिफाई करे, तो उसे अपनी कुछ स्किल्स पे काम करना पड़ता है। पहली स्किल ये है कि उनके अंदर इंग्लिश की राइटिंग स्किल डेवलप हो, और इंग्लिश की राइटिंग स्किल उस वक्त डेवलप होती है जब वो अच्छे रीडर होंगे। तो पहली स्किल तो है रीडिंग अच्छी हो, रीडिंग करने का रुझान हो, लाइब्रेरीज़ का फ़िरो हो हमारे यहाँ, और बुक्स का जो है वो एप्टीट्यूड डेवलप हो,
यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी, स्कूल लेवल पे भी हम रीडिंग की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करें ताकि वो रीडिंग करें। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पहलू है इसमें वो ये है कि इनकी राइटिंग स्किल बेहतर हो। अब राइटिंग स्किल में फिर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो राइटिंग स्किल के हवाले से ही आ जाती है कि एक तो ये कि राइटिंग की टेक्निक आती हो। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट है कि राइटिंग की टेक्निक के साथ कंटेंट भी हो। मतलब अगर आप राइटिंग लिख रहे हैं तो आपके पास कंटेंट भी हो कि जिस टॉपिक पे आप राइटिंग कर रहे हैं उस टॉपिक का आपके पास कंटेंट और मवाद हो। अगर आपके पास उसका नॉलेज नहीं होगा तो आप नहीं लिख सकेंगे। तीसरा राइटिंग स्किल में जो इम्पॉर्टेंट पहलू है वो है एनालिटिकल स्किल। और एनालिटिकल स्किल को डेवलप करने के लिए हमारी यूथ को इंटरनेशनल राइटर्स को या इंटरनेशनल मैगजीन्स या अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा ताकि वो एक्सप्रेशंस वहाँ से लें और एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो ये बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो ये कि कैंडिडेट जो है वो अपना मोटिवेशन लेवल हो, उनके अंदर एक विल हो कि वो करना चाह रहे हैं। दूसरा उनकी इंग्लिश पर उनको अबूर हासिल हो। तीसरा ये है कि वो अपने कंसिस्टेंसी हो हमारी यूथ में, वो कंफर्ट जोन में ना रहें। अब होता ये है कि वो जब कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेट सपोज वो CSS PCS की तैयारी करते हैं, एक अटैम्प्ट देते हैं या तैयारी शुरू ही करते हैं तो उनको लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा और वो क्विट कर जाते हैं। थोड़ा सा सब्र करके कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो आगे चलें तो यही कैंडिडेट्स, इसी तरह के लोग जो है वो क्वालिफाई हो जाते हैं। अब हमने देखा गया हमारे कि एक शख्स जिसने यूनिवर्सिटी में या बीटम्स में टॉप किया है, उसी क्लास में वो टॉपर जो है वो CSS की तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन उसी क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो CSS क्वालिफाई कर जाता है। वजह उसकी ये है कि जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन के साथ CSS की तैयारी करता है, और जो टॉपर होता है तो शायद वो उसे इस चीज़ का वो होता है कि मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो आराम से कर लूँगा, तो वो क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो वैक्यूम है, गैप है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे नौजवानों के लिए। CSS PCS कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, एक एवरेज बंदा इसको अच्छी तरह कर लेता है। सिर्फ ये है कि उसे टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। अगर उसकी बेस कमज़ोर है तो वो बेस पर काम करके अपने जो है बेहतर तरीके से इसकी तैयारी कर सकता है और फिर क्वालिफाई कर सकता है। अपॉर्चुनिटी बलूचिस्तान में बहुत है। फ़ीमेल के हवाले से मैं बताता चलूँ, फ़ीमेल के हवाले से जितनी भी सीट्स हैं बलूचिस्तान की, ये जितनी फ़ीमेल क्वालिफाई हुई हैं CSS में, वो फ़ीमेल मेरिट की सीट लेकर गई हैं और फीमेल की सीट तो फुल एम्प्टी हैं। तो 10% कोटा है CSS में, हर प्रोविंशियल कोटा जो है 10% है, बलूचिस्तान का भी है, तो वो सीटें भी खाली जा रही है। माइनॉरिटी का कोटा जो है वो खाली जा रहा है। माइनॉरिटीज़ को चाहिए कि वो इस तरफ भी देखें और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में एक पॉइंट और भी बताता चलूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे यहाँ बलूचिस्तान में एक एप्टीट्यूड है कि हमने डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने में जितना टाइम उनका लगना है, 5 साल 10 साल, जितना उनको ये सफ़र तय करना पड़ता है, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन को वो 1-2 सालों के अंदर जो है वो पोस्ट ले सकते हैं और पावर कॉरिडोर के अंदर आ सकते हैं और अपने सूबे का भी जो है खिदमत कर सकते हैं और मुल्क की भी खिदमत कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पे प्रॉपर गाइडेंस सेमिनार के थ्रू और काउंसलर्स के पास वो आएँ, उनसे रुजू करें तो ताकि वो उनकी बेहतर प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग कर सके। काउंसलिंग के हवाले से मैं एक चीज़ बता दूं कि काउंसलिंग के हवाले से हमारे नौजवानों में एक मसला ये रहा है कि वो जब पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं तो उनके पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हैं मोस्टली। तो अनएजुकेटेड पेरेंट्स के साथ जब आप मशवरा करेंगे तो डेफिनेटली उनको किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं होगा और ना वो उनकी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स वो नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स के पास आना पड़ेगा। हम जो काउंसलिंग करते हैं, मैं जो काउंसलिंग करता हूँ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू वो ये है कि हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद फिर हम जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद हम फिर एक फ्री सेशन, एक सेशन होता है 1-on-1 सेशन, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं पास बैकग्राउंड को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, उसके बाद हम उनको जो है उनको बेहतर तरीके से गाइड करते हैं कि भाई आप अगर किसी भी कैरियर में जाना चाहते हैं तो इस कैरियर में आपका एप्टीट्यूड बेहतर है, आप उसमें आगे जा सकते हैं। यही वजह है जो हमारे यूथ के नौजवानों का टैलेंट ज़ाया हो जाता है, वो यूनिवर्सिटी में एक जगह एडमिशन लेते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रेंड, कि मेरे फ्रेंड ने MBA करना है तो चलो मैं भी उसके साथ ले लेता हूँ। फ्रेंड का एप्टीट्यूड अलग है होगा, उसका एप्टीट्यूड उनका अलग होगा, तो इस पर कोई प्रॉपर ना काउंसलिंग है, ना गाइडेंस है, ना ऐसा कोई डिपार्टमेंट लॉन्च हुआ हुआ है, ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा कुछ मतलब कोई साउंड बुनियादों पर है। ऑफ कोर्स लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहे होंगे, लेकिन इस तरह कोई प्रोफेशनल कोई गेटअप नहीं बना हुआ हमारा अब तक इस चीज़ पर। अच्छा, अब CSS में एक पॉइंट है जो कि समझना है CSS PCS के हवाले से, वो है जी सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है उसके हवाले से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझना है। पहला पॉइंट सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से ये है कि आपका बैकग्राउंड उसमें है,
दूसरा पॉइंट ये है आपका इंटरेस्ट। तीसरा ये स्कोरिंग ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ये वो बंदा उनको बता सकता है जो कि प्रॉपर ट्रेंड हो और गाइड कर सके और प्रॉपर तरीके से उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन करे। CSS और PCS में कहते हैं कि राइट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट जो है वो 50% आपका एग्जाम क्वालिफाई कर लेती है। तो बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, ये कि अगर आप प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट सिलेक्शन और काउंसलिंग नहीं होगी किसी भी फील्ड में, तो नौजवान मायूसी से बाहर नहीं निकलेंगे, वो फेल होंगे, वो नाकाम होंगे और नाकामी को वो फिर इल्ज़ाम ठहराएंगे अपने पेरेंट्स पर, माशरे पर, सोसाइटी पे, गवर्नमेंट पे, क्योंकि वजह ये है कि वो खुद उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करते, उस जिम्मेदारी को कबूल भी नहीं करते। तो ये मैं ये फील करता हूँ कि नौजवानों में और पूरा CSS के हवाले से ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हमें समझना है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा मैसेज तो यूथ को ये होगा कि वासिफ अली वासिफ जो है उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इंसान वो होता है जो मरने के बाद उसके जनाजे में लोग शामिल हों, मीन्स वो ऐसी लेगेसी छोड़ के जाए इस दुनिया में। तो मैं ये फील करता हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि बंदा हर वक्त रेडी हो टू लीव द प्लैनेट। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो बहुत अपनी ज़िंदगी जितनी अच्छी तरीके से गुजार रहा होगा तो उसे डर नहीं होगा प्लैनेट छोड़ने पर। मैं ये कहता हूँ कि यूथ के अंदर, हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं उनके अंदर बहुत टैलेंट भी है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है, लेकिन मसला सारा आ जाता है, वो ये आ जाता है कि वो बहुत लिमिटेड अप्रोच के साथ सोच रखते हैं, कंफर्ट जोन में हमेशा रहने की कोशिश करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। जब भी कोई प्लान बनाते हैं उसके लिए सब्र नहीं करते। अच्छा, जब आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं फिर सब्र नहीं करते उसके लिए, क्योंकि वो टाइम लेता है, फिर जाके कामयाबी होती है। और नौजवानों में जो मायूसी है उसमें जो एक वजह ये है कि जब वो कोई स्टेप लेना चाहते हैं, तो जब वो स्टेप लेते हैं तो दुनिया उनको रिजेक्ट करती है। ऑफ कोर्स नई चीज़ जब आप कोई भी करेंगे, इनोवेशन करेंगे, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बल्कि रिजेक्ट करेंगे। वो उसी को आगे लेकर चलें और जब वो उसमें थोड़ी बहुत अचीवमेंट हासिल करेंगे तो लोग उन्हें फिर एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे कि यस, रिकग्नाइज करना शुरू हो जाएंगे कि इन्होंने कुछ किया। और अगर ये उसको भी और पॉजिटिव लेकर आगे चले तो फिर लोग एक स्टेज आती है जिसमें उनको एडमायर करना शुरू करते हैं और ना सिर्फ उनको एक्सेप्ट करते हैं बल्कि उनका हवाला देकर कहते हैं कि ये हमारे रिलेटिव हैं, ये जो है इनका ताल्लुक हमसे है, ये हमारे सूबे से। तो मैं नौजवानों को ये कहता हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन जब आएगा तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और मोटिवेशन के लिए ऐसे लोगों की सोहबत में रहें जिन लोगों की सोहबत से उन्हें पॉजिटिव वेव्स मिले। हमारे यहाँ माशरे में ज़्यादातर नेगेटिविटी फैली हुई है। पॉजिटिव वेव्स के लिए आपको ऐसे काउंसलर्स, ऐसे गाइड करने वाले, ऐसे स्पीकर्स, उनकी सोहबत में रहना पड़ेगा। और उनकी सोहबत में आप जब रहेंगे तो फिर डेफिनेटली आप जो है सीखते रहेंगे। मैं तज़किया और तरबियत के हवाले से बताता चलूँ कि इसके 4 इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। कोई भी अगर शख्स ये चाह रहा है, नौजवान ये चाह रहा है, मेरा मैसेज है यूथ को कि अगर वो तरक्की करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, या वो चाह रहा है कि उसकी तरबियत हो, तो उसे 4 काम करने पड़ेंगे। पहला है सोहबत कामिल, किसी कामिल बंदे की सोहबत इख्तियार करना। अब इसके लिए उनको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। दूसरा ये है, लेकिन अगर नीयत साफ़ हो तो अल्लाह पाक उनसे मिलवा देगा। दूसरा ये है तनकीदुल आदा। अब तनकीदुल आदा ये है कि जब आप कामयाब हो रहे होते हैं तो आपके खिलाफ बहुत लोग हो जाते हैं, फिर आप पे तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो आपने इनको पॉजिटिव लेना है और उनके तनकीद का जो है वो जवाब जो है अपनी स्ट्रगल से, मेहनत से, अचीवमेंट से देना है। तो फिर आप ग्रो करेंगे, आपकी तरबियत होगी। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पहलू है इसमें वो है जलीसुस साले, ऐसे दोस्तों की सोहबत, ऐसे वेल विशर्स जो आपको अकेले में आपकी गलती, अच्छाई और बुराई आपको बताते रहें ताकि आप ग्रो करें। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है तज़किया नफ्स, यानी आप अकेले में बैठकर अपने बारे में सोचें कि मैं क्या बेहतर कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा डेली बेसिस पर। सो मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये पर्सनली फील करते हैं कि बैलेंस होना चाहिए और स्पिरिचुअल फिटनेस होनी चाहिए। मतलब बैलेंस लाइफ चले, स्पिरिचुअली भी बंदा साउंड हो, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी फ़िरके का हो, किसी रिलीजन का हो, वो स्पिरिचुअली भी साउंड हो और उसके साथ साथ जो है वो जो है प्रोफेशनल भी साउंड हो, ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस लेकर चले। तभी वो इस दुनिया में भी कामयाब हो सकता है और इसके बाद वाली दुनिया में भी कामयाब हो सकता है। ये मेरा मैसेज है यूथ के लिए।